देखो, अल्टरनेटिंग करंट हमें पढ़ना है, प्रत्यावर्ती धारा हिंदी में। तो पहले तो देखो जो फिनोमेना है वो हम समझें कि अल्टरनेटिंग करंट कैसे आती है, कैसे बनती है, उस फिनोमेना को देखें। तब हम तुमसे पूछेंगे कि बताओ इन दोनों सेंटेंस में से एक लिखा हुआ अल्टरनेटिंग करंट, दो वर्ड हैं, इंग्लिश वर्ड और हिंदी वर्ड, कौन सा वर्ड, हिंदी या इंग्लिश, कौन सी भाषा इस फिनोमेना को ज़्यादा प्रिसाइजली एक्सप्लेन करती है, ज़्यादा स्पष्ट करती है, और कौन सी भाषा है जो अधूरी बात बताती है। तो पहले फिनोमेना समझते हैं क्या है अल्टरनेटिंग करंट, है ना। ये क्या है, एक लूप है ये, है ना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, लूप बोलते हैं, ठीक है। लूप मीन्स क्या कह सकते हैं इसे हम लोग, एक कुंडली या धारावाही लूप बोलते हैं हिंदी में भी। तो ये एक तार है आयताकार, मीन्स पर क्या बोल देंगे इसे, एक कई फेरे इसमें लगे होंगे, एक अकेला तार नहीं होता है, ढेर सारे उसमें फेरे होते हैं ना, एंड टर्न्स होते हैं, ढेर सारे टर्न्स तार के होते हैं। तो अब ये जो है ये कहाँ पे घूमेगा, ये घूमेगा एक मैग्नेटिक फील्ड में, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनी हो। मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो सकती है, वो कैसी भी हो सकती है, दो चुंबक रखे हों, दो मैग्नेट, उनके बीच में ये रोटेट करे, या फिर कोई इलेक्ट्रिक मैग्नेट बना दो। इलेक्ट्रिक मैग्नेट मतलब जो कुंडली होती है स्प्रिंग जैसी, जैसा कि बनाया गया होगा तुम्हारे बुक में, उस पर करंट फ्लो कर दो तो उससे भी एक चुंबक बन जाता है। फिर उसके बीच में इसको तुम्हें क्या कराना है, रोटेट कराना है। और भी तरीके हैं कि तुम कैसे, आखिर रोटेट क्यों करा रहे हैं, पहली बात ये, रोटेट किस लिए करा रहे हो, क्योंकि हमने पढ़ा है फैराडे का लॉ कि अगर किसी सरफेस से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो गुजरने से ही करंट नहीं फ्लो होती। ये नहीं है कि ऐसे सरफेस रखा है, यहाँ तुम चुंबक रख दो, यहाँ से फ्लक्स जाने लगेगा तो उसमें करंट आ जाएगी। फैराडे का यही तो कंक्लूजन था, उन्होंने यही रिजल्ट निकालना कि फ्लक्स जाने भर से काम नहीं होगा, इसमें फ्लक्स का परिवर्तन होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, चेंज इन फ्लक्स, है ना, फ्लक्स में चेंजिंग होनी चाहिए। तो फ्लक्स में चेंज करने के कई तरीके हैं। एक तरीका ये कि जहाँ से फ्लक्स आ रहा है वहीं से तुम कुछ ऐसा करो कि फ्लक्स बार बार बढ़ता रहे, घटता रहे। जैसे कि तुमने मान लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया है, तो वहाँ तुमने एक स्विच लगा रखा है जिससे कि करंट को कम ज़्यादा करोगे तो मैग्नेट भी कम ज़्यादा होगा, जिससे जो फ्लक्स निकलेगा वो भी कम ज़्यादा होगा, क्योंकि है कि नहीं। अगर तुमने किसी एक व्यवस्था की अरेंजमेंट की है जिसमें तुमने सेल लगा रखी है और फिर करंट फ्लो करा रहे हो तो वो मैग्नेट बन रहा है। अगर उसमें तुम करंट, जाने वाली करंट को कम और ज़्यादा करोगे तो मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होगी वो भी कम या ज़्यादा होगी। मैग्नेट की स्ट्रेंथ मतलब जो उससे फ्लक्स निकल रहा है, फ्लक्स मतलब समझ रहे हो ना, फ्लक्स मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र जो बना हुआ है उसको हम लोग लाइंस से दिखाते हैं ना, फील्ड लाइंस, तो उन्हीं लाइंस को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। तो जैसे ही करंट कम ज़्यादा करोगे तो इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स भी कम या ज़्यादा होगा। तो वही तो चाहिए, फैराडे ने बताया है कि आप इसमें फ्लक्स में परिवर्तन करो, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स करो तो इसमें करंट आ जाएगी, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बन जाएगा। तो कई तरीके हैं, इसको तुम घुमाओ तब भी तो वही होगा, या तो यहाँ से चेंज करो बार बार, या तो इसको एक फिक्स मैग्नेट रख दियो। तो मैग्नेट में तो तुम फ्लक्स चेंज कर नहीं सकते, मैग्नेट का जितना आ रहा है उतना ही आएगा, तो इसको घुमाकर चेंज कर लो। तो अगर कहीं ऐसा है कि मैग्नेट फिक्स है, उसको तुम नहीं चेंज कर सकते उसके फ्लक्स को, तो तुम इसको घुमाओ तो क्या होगा, जो फ्लक्स आ रहा है वो लगातार बदलेगा कि नहीं। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इस तरह से अगर फ्लक्स इधर से आ रहा है तो मैक्सिमम फ्लक्स जा रहा होगा क्योंकि पूरे एरिया में से जा रहा है। और अगर ये ऐसे थोड़ा सा घूम जाए तो कुछ फ्लक्स बाहर निकल रहा है, कुछ फ्लक्स इसके अंदर से जा रहा है, तो पहले से कम हो गया, और घूम जाए तो और कम हो गया। तो हर एक एक सेकेंड, एक एक मिली सेकेंड पे फ्लक्स क्या हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है, कम हो रहा है ना, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे आके बिल्कुल भी फ्लक्स नहीं गुजर पा रहा है इससे, अब फ्लक्स जीरो हो गया, ठीक। तो फ्लक्स में चेंजिंग हो रही है, चेंजिंग हो रही है तो करंट यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसमें बनेगा। फैराडे का लॉ, E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी डी टी ऑफ फाई, फैराडेज लॉ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो आता है E, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी डी टी ऑफ फाई। व्हाट इज फाई, फाई बी। व्हाट इज फाई बी, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई E क्या होता है,
फाई ई क्या होता है? विद्युतीय फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। तो फैराडे का लॉ है कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनेगा, क्योंकि भाई करंट कैसे आएगी, जब तक पोटेंशियल नहीं होगा करंट थोड़ी ना आएगी। करंट आने का मतलब है कि वहाँ पर क्या हुआ है, पोटेंशियल क्रिएट हुआ है ना। पोटेंशियल मीन्स पोटेंशियल कहाँ से क्रिएट होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से। यही देखना है। एक चीज़ और हमें एक पॉइंट है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अभी शॉर्ट में बता देते हैं, लेकिन और थोड़ा सा इसको डीपली समझने के लिए है। ये है शॉर्ट में कि देखो, अब पोटेंशियल अपने से तो आ नहीं जाएगा, ये तार रखा हुआ क्या इसमें पोटेंशियल है? कब आएगा? जब इसमें तुम सेल ऐड करोगे, सेल को इसमें जोड़ोगे। तो सेल में क्या था फिर? सेल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल की वजह से पोटेंशियल आता है, फिर पोटेंशियल की वजह से करंट आती है ना। तो पोटेंशियल के टर्म में डिफाइन किया जा रहा है करंट को, भाई पोटेंशियल आएगी तो करंट भी आएगी। तो पोटेंशियल जो वहाँ पे क्रिएट होता है फ्लक्स आने से, वो होता है फ्लक्स में जो चेंजिंग आ रही है उसके नेगेटिव रेट के। नेगेटिव क्या है? ये लेंज का लॉ कहता है। लेंज का लॉ बताता है कि नेगेटिव क्या है। लेंज का लॉ क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वहाँ पे बन रहा है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो फोर्स बन रहा है वो अपने कारण का विरोध कर रहा है, अपोज कर रहा है, जिसकी वजह से बन रहा है उसी को अपोज कर रहा है। इसलिए यहाँ पे नेगेटिव रेट लिखा गया है। मीन्स कि अगर मान लो फ्लक्स आ रहा है और फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बन रहा है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऐसा बनेगा कि चाहेगा कि फ्लक्स ना आए। एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है पिछले चैप्टर में, है ना। तो वो सब तुम समझे हो कि फ्लक्स ना आए उसका विरोध करें। चुंबक वहाँ पे अगर नॉर्थ पोल जा रहा होता है लूप की तरफ जब नॉर्थ पोल जा रहा होता है, तो ऐसा वहाँ पे करंट बनती है कि उसमें वहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाता है सामने। तो क्या करेगा? इसको रोकेगा कि नहीं? और अगर दूर ले जाओगे तो वहाँ पे करंट जो आएगी वो ऐसा पोल बनाएगी कि वहाँ साउथ बन जाएगा, तो इसको वापस नहीं जाने देगा। अगर साउथ लेकर आ रहे हो तो उसमें ऐसी करंट आएगी, क्योंकि करंट आने से मैग्नेट बनता है। किसी भी चालक में या किसी भी तार में जब करंट जाती है तो वो क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना, मैग्नेट बन जाता है। तो जैसे ही तुम यहाँ पे साउथ पोल लाओगे तो इसके अंदर करंट जो आएगी, फ्लक्स परिवर्तन होने से जो करंट आएगी वो ऐसी बनेगी कि इसके इस सिरे पर साउथ बनाएगी तो फिर से साउथ नहीं आने देगा उसको। और अगर साउथ को वापस ले जाओगे तो ऐसा करंट आएगी उसमें कि यहाँ पे नॉर्थ बना देगी तो साउथ को वापस नहीं जाने देगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना, आने नहीं देगा। तो हमेशा विरोध करता है। इसीलिए कहा गया जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वहाँ पे बन रहा है वो अपने जो परिवर्तन है उसका नेगेटिव है। ठीक है, तो ये तो लॉ है। अब तुम्हें बताना है फ्लक्स ऑफ रेट ऑफ चेंज। ये क्या लिखा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, है ना। तो फ्लक्स कैसे बदल सकता है? इसी तरह से जैसे भी हम लोग कह रहे थे, इसको तुम फ्लक्स को परिवर्तन करो, इसको घुमाओ, फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो देखो यहाँ मैक्सिमम फ्लक्स है ना। और ये जब ये घूमा, ये जो समझ लो ये उंगलियाँ क्या हैं? फ्लक्स लाइंस हैं, और ये सरफेस है, इसमें मैक्सिमम फ्लक्स है। अब ये जैसे घूमता है फ्लक्स कम होते जा रहे हैं और ये ज़ीरो हो गया, है ना। तो फ्लक्स के परिवर्तन से ही करंट बन रहा था। अभी तो फ्लक्स ज़ीरो आ गया है तो कोई करंट नहीं आएगी, तो यहाँ करंट ज़ीरो हो गई। ठीक, फिर से अभी आ रहा है तो फिर से अब क्या होगा? अब फ्लक्स बढ़ना शुरू हो जाएगा, बढ़ रहा है, क्योंकि देखो फ्लक्स बढ़ना मतलब इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स तो लगातार आ ही रहा है, लेकिन इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स अभी कुछ नहीं गुजर रहा है। जैसे ही थोड़ा सा तिरछा हुआ, कुछ फ्लक्स इसमें से गुजरने लग गया, है ना। ये नीचे वाली उंगलियां इसमें जा रही हैं, और आएगा। अभी ये फिर इसका मतलब क्या हो रहा है? करंट अब बढ़ रही है, फिर मैक्सिमम, है ना, हुई कि नहीं मैक्सिमम। अगेन फिर ऐसे पीछे जाने लगेगा, फिर से ज़ीरो आ जाएगा, करंट कम होने लगेगी और फिर से ज़ीरो आ जाएगा। तो करंट क्या हो रही है? एक बार बढ़ रही थी, फिर पहले क्या हुई? घटी, फिर घटने के बाद क्या हुई? फिर बढ़ी, फिर ज़ीरो हुई। तो लगातार बढ़ना घटना ज़ीरो हो रहा है। लेकिन एक चीज़ और हो रही है, तुमने ये पढ़ा है पिछले चैप्टर में कि ये जो कुंडली है, मीन्स ये जो लूप है, जब ये आधा चक्कर पहुंचता है तो करंट एक तरफ से आ रही होती है, और जब अगला आधा चक्कर पूरा करता है तो करंट दूसरी तरफ से आने लगती है ना। वही उसी क्रम में, जैसे पहले बढ़ते हुए क्रम में आई थी, एक डायरेक्शन में जा रही थी, इस तरफ आ रही थी, तो पहले धीरे धीरे बढ़ रही थी, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पहुंची, फिर घटते घटते ज़ीरो हो गई। वही काम उल्टा जब आ रही है, जब ये हाफ साइकिल पूरा करता है तो उल्टा आने लगती है, लेकिन उसी तरह से,
निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ते 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 मैक्सिमम होगी, फिर घटते 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 जीरो होगी। ठीक है, तो हाफ साइकिल में एक डायरेक्शन में वही उसका नेचर रहता है, और हाफ साइकिल में दूसरे डायरेक्शन में उसी नेचर से बढ़ती है। तो एक ग्राफ बनता है, जैसा तुम्हें बताया जा चुका है। जो करंट आती है अल्टरनेटिंग करंट, वो इस तरह से आती है, हाफ साइकिल में ऐसी, हाँ ये हाफ साइकिल की करंट है। तो पहले क्या हुई थी, मैक्सिमम हुई, फिर धीरे धीरे जीरो हो गई हाफ साइकिल में, अभी जो घुमाया हम लोगों ने। फिर जब अगला हाफ साइकिल आएगा तो फिर से वही बढ़ेगी, लेकिन देखो निगेटिव डायरेक्शन है ना, ये निगेटिव डायरेक्शन है ना ये। तो अब निगेटिव डायरेक्शन में यही फिनोमेना होगा, निगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम होगी, ये मैक्सिमम हो गई, अब क्या होगी, कम होगी, फिर जीरो हो जाएगी। तो क्या हुआ, तुम देख रहे हो करंट एक बार एक डायरेक्शन में बढ़ती है, एक डायरेक्शन में चलती है, बढ़ती है, फिर घटती है, फिर दूसरे डायरेक्शन में बढ़ती है और घटती है। अब यहां से बताओ कि ये लैंग्वेज ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर रही है कि ये लैंग्वेज ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर रही है। इस लैंग्वेज के अनुसार होता है अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग की मीनिंग हम क्या समझते हैं कि अल्टरनेट क्रम, तुम लोग सब लोग जानते हो, अल्टरनेट में बैठ जाओ। अल्टरनेट मतलब मान लो लड़कियां और लड़के हैं क्लास में, और हम कहें कि अल्टरनेट क्रम में बैठो, मतलब एक सीट पे लड़का, अगली सीट पे लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की। ऐसा तो हो नहीं रहा है कि लड़का लड़की लड़का लड़की फिर लड़की लड़का लड़की लड़का, ऐसे तो आ नहीं रहा वापस। तो अल्टरनेटिंग उसे क्यों बोलेंगे, अल्टरनेटिंग का मतलब एक ही तरफ, एक बार लड़का बैठा है, एक बार लड़की बैठी है, लड़का बैठा है, लड़की बैठी है, ये अल्टरनेटिंग है। ये जो शब्द लिखा हुआ है संस्कृत वर्ड, अगर ऐसा होता तो आवर्ती बोल देता ना, एक क्रम में आ रहा है, एक क्रम में बदल रही है, निश्चित टाइम के बाद इतना इतना बदल रही है, तो आवर्ती बोलता, प्रत्यावर्ती क्यों बोला है ना, क्योंकि अल्टरनेट का हमारे यहाँ हिंदी में क्या है, आवर्ती। आवर्ती बोल सकते हैं कि एक निश्चित क्रम के बाद चेंज हो रही है, लेकिन प्रत्यावर्ती कर दिया। प्रत्यावर्ती मतलब उल्टा भी आवर्ती है, आवर्ती के साथ साथ उल्टे क्रम में भी आवर्ती है। तो कौन ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है इस फेनोमेना को, इसमें दोनों हो रहा है, सीधे क्रम में भी आवर्ती है और उल्टे क्रम में। एक बार करंट एक डायरेक्शन में जा रही है आवर्ती क्रम में, आवर्ती मीन्स अल्टरनेटिंग क्रम में, एक बार दूसरे डायरेक्शन में भी आवर्ती क्रम में आ रही है, अल्टरनेटिंग क्रम में। तो ये ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है, ये कह रहा है कि दोनों क्रम में, सीधे क्रम में भी आवर्ती और प्रत्यावर्ती, प्रत्य मतलब उसका उल्टा, उसके उल्टे क्रम में भी आवर्ती है। तो कितना ब्यूटीफुल है ना हमारी भाषा संस्कृत, कितना एक्सप्लेन कर। अगर तुमने पढ़ा है, तो नहीं पढ़ा है तो तुमको डिफिकल्ट लगेगी, तुमको लगेगा अरे ये ज़्यादा सही है, पर अगर तुमने पढ़ा है तो बहुत एक्सप्लेन कर देती है, एक एक शब्द में। कई जगह तो एक शब्द, एक एक अक्षर में बहुत ज़्यादा अर्थ होते हैं। तो बहुत बढ़िया है, ये ज़्यादा अच्छा कर रही है, क्या लगता है, नहीं? तो ये है प्रत्यावर्ती धारा, ये हो गई फेनोमेना, क्योंकि लगातार चेंज हो रही है तो हम लोग कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा है। और धारा तो ईएमएफ की वजह से ही आएगी, तो चाहे ईएमएफ बदले चाहे करंट बदले, एक ही बात है। अब तुम जैसे जानते हो, अगर कोई चीज़ एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे वो बढ़ेगा वैसे ही वो भी बढ़ेगा। जैसे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन है, तो जैसे एक्सीलरेशन बढ़ेगा वैसे ही ये भी बढ़ेगा। तो ऐसे हम यहाँ भी कहेंगे कि हम जानते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, या फिर v की जगह हम e कह सकते हैं। तो जैसे v बढ़ेगा वैसे ही तो i बढ़ेगा। तो इन दोनों का जो फंक्शन सेम आएगा कि नहीं, फंक्शन तुम अगर पढ़े होगे तो जैसा फंक्शन v का होगा वैसे ही फंक्शन i का होगा, क्योंकि क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और v किसका डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल है, e का। तो जैसा e होगा वैसा v होगा, जैसा v होगा वैसा ही i होगा, है ना। तो इस बात को लिखते हुए, इस बात को भी हम लास्ट में देखेंगे कि इसी से i भी आएगा। क्या देखा हमने, जैसा e वैसा v और जैसा v वैसा i। यहाँ लिख लेते हैं, एक बार यहीं लिख देते हैं, फिर या फिर यहाँ लिखते हैं, चलो। जैसा e वैसा v और वैसा ही i, ऐसा होगा। तो अब देखो e से हम i तक कैसे पहुँचेंगे, e इज इक्वल टू dt ऑफ फाइव बी। ओके, अब फाइव बी क्या है, फाइव बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में तुम जानते हो क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला फाइव बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए इन वेक्टर फॉर्म, वेयर व्हाट इज ए, ए क्या है, ए इज वेक्टर, ए इज एरिया वेक्टर लाइक दिस। ये एरिया है, इसके साथ ये वेक्टर है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक जो लाइन होगी
वो इस एरिया का एरिया वेक्टर कहलाएगी। तो जो यहाँ पे बी डॉट ए में अभी, क्योंकि बी डॉट ए क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट है ना ये, तो वहाँ जो थीटा आएगा वो थीटा इस एरिया वेक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड का हमें देखना है। इस सरफेस के साथ वो एंगल नहीं है। सिर्फ अगर देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से इधर जा रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस एरिया वेक्टर का जो थीटा एंगल है वो ज़ीरो होगा। लेकिन इस सरफेस के साथ 90 डिग्री पे है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो 90 डिग्री नहीं लेना है यहाँ पे जो थीटा आ रहा है उसकी जगह पर। उसकी जगह पर हमें 0 डिग्री लेना होगा, क्योंकि वो थीटा किसके किसके बीच है, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो एरिया वेक्टर भी उधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी उधर ही हैं, तो 0 डिग्री एंगल हुआ। बट एरिया वेक्टर के साथ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 0 बना रही है। मान लो इन फिंगर्स को तुम मैग्नेटिक फील्ड लाइन मानो, तो ये एरिया वेक्टर है, ये फिंगर्स हैं उसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री। बट इस सरफेस के साथ ये जो कुंडली है जिसे हम लोग लूप बोल रहे हैं, इस लूप के सरफेस के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने डिग्री के एंगल पे है, 90 डिग्री एंगल पे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 90 डिग्री पे, बट एरिया वेक्टर 0 डिग्री पर। तो यहाँ जो एंगल आएगा थीटा, उसको हमें किसके साथ देखना है, एरिया वेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के साथ देखना है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जब ये, तो ध्यान देना, जब ये 90 बनाएगा तो ये 0 बनाएगा, जब ये 90 बनाएगा ये देखो ऐसा हो जाएगा। जब ये हम लोग की जो कुंडली है, जो लूप है, जब ऐसे यहाँ से ऐसे घूमेगा, तब देखो तब थीटा कितना हो जाएगा। देखो सरफेस तो 0 डिग्री बना रहा है, सरफेस ये है, इसके साथ तो फील्ड लाइन 0 डिग्री, लेकिन एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री। ठीक है, तो यही ध्यान देना है। तो अब चलो यहाँ पे हम लोग करेंगे इस फॉर्मूले को आगे। तो ये क्या हो जाएगा, फाई बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। बी डॉट ए मीन्स बी ए कॉस थीटा, है ना, बी ए कॉस थीटा होता है बी डॉट ए। अब थीटा यहाँ पर हम लोग देखेंगे, थीटा हमें लेना है, इसको हम लोग देखेंगे जिसका तो थीटा हमें किस टर्म में लेना है। यहाँ पे थीटा को हमें, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम इस तरह से देखें, यहाँ पे थीटा सर्कुलर मोशन में हमें पता है कि ये थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ना सर्कुलर मोशन में। अगर हम यहाँ पे बनाएं, देखो सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो यहाँ पे कोई बॉडी है, यहाँ सेंटर से सर्कुलर मोशन कर रही है, तो यहाँ से जब यहाँ पहुँचती है ये बॉडी, है ना, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला आर्क की डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और ये जो एंगल बन रहा है, यहाँ से पहले 0 डिग्री एंगल था, अब यहाँ से कभी यहाँ पहुँचा होगा, फिर यहाँ पहुँचा, जब यहाँ पहुँचा था तो ये डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना। यहाँ पे θ1 था, फिर यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ से फिर यहाँ पहुँचा, तो समझ लो ये क्या हो गया, कोई एंगल थीटा से हो गया। तो इस तरह से एंगल चेंज हो रहा है, तो ये वाली डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। जिस तरह से लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है तो लीनियर वेलोसिटी होती है, उसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी को कैसे, एंगुलर वेलोसिटी मीन्स कैसे डिफाइन करेंगे, जब भाई पता है, देखो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, v इंटू टी होता है, लीनियर वेलोसिटी इंटू टाइम। सिमिलरली जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, वो क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम। एंगुलर वेलोसिटी वगैरह जानते होगे क्योंकि 11th में सब पढ़े हो। तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। तो थीटा को हम लोग ओमेगा टी वेलोसिटी के टर्म में, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं ओमेगा को। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं और एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो यहाँ थीटा को हम लोग वेलोसिटी के, एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और इसे हम लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा, डेट मीन्स बी ए कॉस थीटा डेट मीन्स बी ए कॉस ओमेगा टी, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो फाई बी हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, फाई बी इज इक्वल्स टू बी ए कॉस ओमेगा टी मिल रहा है। ठीक, तो अगर इस फॉर्मूले में हम पुट करें फाई बी की जगह, तो ई इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, ई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी डी टी ऑफ फाई बी मीन्स बी ए कॉस ओमेगा टी, ये बनेगा। अब डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन, देखो बी और ए, बी क्या है,
मैग्नेटिक फ्लक्स हैं, हमेशा वही फ्लक्स आते रहेंगे, इसको चेंज कर नहीं रहे हम लोग, है ना। बी कांस्टेंट, फ्लक्स में चेंजिंग होगी लेकिन इसके थ्रू गुजरने वाले फ्लक्स में चेंजिंग होगी, पर जो फ्लक्स वहाँ बना हुआ है वो तो उतना ही रहेगा ना, तो ये कांस्टेंट है। तो बी और ए बाहर आ जाएंगे, एरिया भी कांस्टेंट है, तो बी और ए बाहर आएंगे, तो यहाँ हो गया बी ए, किसका डिफ्रेंशिएट करना है हमें फिर, टी डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक। अब कॉस ओमेगा टी, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन सभी को पता है, माइनस साइन ओमेगा टी, साइन थीटा माइनस साइन थीटा। लेकिन यहाँ देखो दो फंक्शन है यहाँ पे, ओमेगा टी भी एक फंक्शन है कॉस का, और टी फंक्शन है ओमेगा टी फंक्शन है टी का, है ना। तो इसको दोनों को हम कैसे करेंगे, चेन रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो चेन रूल अगर जिसे नहीं आता उन बच्चों के लिए हम यहाँ कर दे रहे हैं, बी ए। तो देखो जब ऐसा फंक्शन गिवन हो कि फंक्शन के अंदर भी फंक्शन हो, लाइक दिस, जैसे देखो साइन लिखा हो यहाँ पे, फिर कॉस टी लिखा हो, साइन लिखा हो, फिर कॉस एक्स, मान लो यहाँ कॉस ए टी लिखा हो, इस तरह से। तो देखो यहाँ पे साइन किसका फंक्शन है, इसका फंक्शन है, और कॉस किसका फंक्शन है, साइन किसकी वजह से बदलेगा, इसकी वजह से बदलेगा, और कॉस किसकी वजह से बदलेगा, ए टी की वजह से बदलेगा, फिर ए टी किसकी वजह से बदलेगा, टी की वजह से बदलेगा। तो यहाँ तीन फंक्शन है। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करते हैं डी डी टी के रिस्पेक्ट में, तो पहले डी डी टी ऑफ दिस फंक्शन, दैट मीन्स इसके रिस्पेक्ट में पूरे को करना होगा तुम्हें। साइन कॉस ए टी को तुम डिफ्रेंशिएट कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में, जिसका ये फंक्शन है, इसका फंक्शन है। तो यहाँ लिखोगे कॉस ए टी के रिस्पेक्ट में, फिर इनटू लगाओगे। अब कॉस ए टी को करना है डी डी टी ऑफ डी, अब किसके रिस्पेक्ट में करोगे, कॉस ए टी को किसके रिस्पेक्ट में करोगे, जिसका ये फंक्शन है, ये किसका फंक्शन है, ए टी का फंक्शन है, तो ए टी के रिस्पेक्ट में फिर इनटू लगाओगे डी डी टी, अब डी डी ऑफ ए टी का डिफ्रेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, जिसका ये फंक्शन है। बताओ ए टी किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है, तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इस तरह से हम लोग चेन रूल यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा दो ही फंक्शन है, देखो कॉस किसका फंक्शन है, ओमेगा टी का, ओमेगा टी बदलेगा तभी कॉस बदलेगा, और ओमेगा टी किसका फंक्शन है, टी का, टी बदलेगा तभी ओमेगा टी बदलेगा। तो यहाँ दो फंक्शन है, पहले हम लोग ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में कॉस ओमेगा टी को करेंगे, फिर टी के रिस्पेक्ट में ओमेगा टी को करेंगे, तब जाके डिफ्रेंशिएशन होगा, डायरेक्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पहचानना होगा तुम्हें। तो ये बात अगर समझ में नहीं आई हो तो समझा दें फिर से। देखो फंक्शन का फंक्शन है तो पहचानो कितने फंक्शन उसमें। देखो साइन किसकी वजह से बदलेगा, इसकी वजह से, इस पूरी वैल्यू की वजह से बदलेगा। तो जब साइन को डिफ्रेंशिएट करने जाओगे तो इसके रिस्पेक्ट में, जिसकी वजह से फंक्शन बदल रहा होता है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो इसकी वजह से ये फंक्शन पूरा चेंज हो रहा है, तो इसी के रिस्पेक्ट में पूरे फंक्शन को देखो, इसी के रिस्पेक्ट में पूरे फंक्शन को डिफरेंस, फिर इनटू। अब ये जो फंक्शन है ये किसके रिस्पेक्ट में बदल रहा है, ए टी की वजह से। ए टी बदलेगा तो पूरा फंक्शन बदलेगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो ए टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब जो ए टी है वो टी की वजह से बदल रहा है, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो टी के रिस्पेक्ट में पूरे को करेंगे। यही चेन रूल है। तो इसी तरह से हमें यहाँ भी करना है, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, समझ में आया होगा। अब देखो तो किसके रिस्पेक्ट में पहले करें, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में कॉस ओमेगा टी को करेंगे। तो डी डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में किसको करने जा रहे हैं हम लोग, कॉस ओमेगा टी को। यहाँ हो गया कॉस ओमेगा टी, इसको फिर इनटू लगाएंगे हम लोग, इनटू डी ओमेगा टी को अब करेंगे ओमेगा टी, इस फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तब देखो ये बनेगा माइनस ऑफ बी ए, देन कॉस ओमेगा टी, वही है ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में कॉस ओमेगा टी, तो थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा करते हो तो माइनस साइन थीटा होता है। उसी तरह ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में कॉस ओमेगा टी कर रहे हो तो माइनस साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू आ गई। इनटू इसका क्या आएगा, जिस तरह से तुम डी एक्स ऑफ 3x करते हो तो 3 पीछे आ जाता है, फिर डी एक्स ऑफ x क्या वैल्यू आती है, ये वैल्यू 1 आती है। तो
तो उसी तरह इसको भी करो, ओमेगा पीछे आ गया और डी डी टी ऑफ टी ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो टोटल कितना हो गया देखो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बी इंटू है ना यहाँ पे, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, बी ए साइन ओमेगा टी और ओमेगा यहाँ बचा और यहाँ पे 1 बचा। टोटल इसको हम लोग अगर इस एक सीक्वेंस में रखें तो ये बनता है बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, 1 तो 1 से मल्टीप्लाई होकर सब यही आएगा। तो फाइनली हमारे पास आया E इज इक्वल्स टू बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, है ना, E की वैल्यू। अब हम इसी से चलेंगे जैसा भी बताया था। क्या बताया था, यहाँ भी मैंने लिखा था ना, अगर E जैसा E होगा उसी के रेशियो में, यहाँ हमने अभी लिखा था, यहाँ लिख देते हैं साफ साफ इधर, E के रेशियो में ही V भी V का फंक्शन होगा और V का फंक्शन जैसा होगा वैसा ही I का फंक्शन होगा, क्योंकि ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो E का फंक्शन ऐसा आ रहा है तो डेफिनेटली इस रिलेशन की वजह से V का फंक्शन भी ऐसा ही आएगा, क्योंकि जैसा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ रहा है, जैसा बिहेवियर कर रहा है वैसा ही उसके अब जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो भी वैसा ही बिहेवियर करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कहाँ पे, जहाँ पे ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बन रहा है उसके साथ जब एक सर्किट जोड़ दोगे तो उस सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। कहाँ पर, ये देखो, अब मान लो जैसे कि ये तो अंदर की बात थी, ये कहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बन रहा है, जहाँ पे वो लूप घूम रहा है। लूप जहाँ पे घूम रहा है उस लूप के साथ अगर हम एक वायर लगाकर, जैसे मान लो कि ये लूप था परपेंडिकुलर, ये इस तरह का लूप था ना, ऐसा लूप था, तो ये अंदर घूम रहा है, यहाँ मैग्नेट वगैरह हैं, है ना, यहाँ मैग्नेट हैं, यहाँ 2 मैग्नेट बना दो, नॉर्थ साउथ ऐसा कुछ बना देते हैं, इसके अंदर ही घूम रहा है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो इसमें आ रहा है ना अभी। अब इसके साथ एक सर्किट जोड़ दो, इस पूरे लूप के साथ एक रेक्टेंगुलर जो लूप है इसके साथ यहाँ पे एक सर्किट जोड़ दो। तो जब सर्किट जोड़ दोगे तो सर्किट कैसा होगा, ऐसा होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है, यहाँ पे स्विच हो सकता है, और यहाँ पे सर्किट में जो जो एलिमेंट्स होते हैं सारे एलिमेंट्स, है ना। तो ये सर्किट बन गया। इस सर्किट में अगर हम देखने जाएंगे तो 2 पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल यहाँ पे हम ले लेते हैं, पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, कहीं पे भी पॉइंट ए और पॉइंट बी, जब इसके साथ हमने एक वायर से जोड़ दिया तो इन दोनों पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से, इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आएगा, उस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से इस सर्किट के 2 एंड पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस इसी के फंक्शन में होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे जो V बनेगा वो कैसा होगा, वो भी इसी फंक्शन में होगा, बी ए साइन ओमेगा साइन ओमेगा टी, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ऐसा बनेगा, है ना। फॉर्मूले से भी कर सकते हो, जैसे कि अभी ये मान लो पोटेंशियल डिफरेंस का, इसको V तक तो हम लोग पहुँचे, V इज इक्वल टू, अब जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इसमें करंट आएगी I, है ना, इसमें करंट I आने लग जाएगी। अब वो I का फंक्शन कैसा होगा, अभी भी बताया गया, जैसा E का फंक्शन वैसा V का फंक्शन वैसा ही I का फंक्शन। तो I इज इक्वल्स टू क्या बनेगी, फिर I इज इक्वल्स टू यही बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, है ना। तो ये आ गई हम लोगों की प्रत्यावर्ती धारा, डेट मीन्स अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, तो चलो अब कुछ और इसके समझते हैं, इसके लिए इसके बारे में कि ये कैसे सर्किट में काम करती है, कैसे हीट वगैरह आती है, और जो हम लोग निकालते हैं वर्क डन कितना हुआ, पावर कितनी दे रही है। तो ये जो अल्टरनेटिंग करंट आ रही है इसके लिए पावर कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये तो बार बार बदल रही है ना। तो चलो चेक करते हैं इसको।